जीएस की क्लासेस में एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान की यात्रा का भाग नंबर 14 यहाँ पर लेकर के आए हैं और आज हम जो टॉपिक यहाँ पर डिस्कशन करेंगे उसका नाम है संघीय शासन। क्या नाम है उसका? संघीय शासन। संघीय शासन दो प्रकार से होता है। पहला एकात्मक है, पहला एकात्मक और दूसरा संघात्मक। संघीय शासन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से, पहला एकात्मक और दूसरा संघात्मक। तो दोनों को ही यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि एकात्मक शासन क्या होता है और संघात्मक शासन क्या होता है। सबसे पहले एकात्मक शासन के बारे में जान लेते हैं। एकात्मक शासन, जहाँ संविधान शासन का एक केंद्र निर्मित करता है, जहाँ संविधान शासन का एक केंद्र निर्मित करता है, अर्थात विधि का निर्माण करता है, राजधानी का निर्माण करता है, भाषा का निर्धारण करता है तथा प्रशासन एक होगा। यहाँ पर सभी क्या होंगे? विधि का निर्माण, राजधानी, भाषा तथा प्रशासन सभी एक होंगे। वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था होगी। अगला पॉइंट जो है, सरकार के द्वारा शासन को बेहतर बनाने के लिए अनेक प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण कर दिया जाता है। किसको बेहतर बनाने के लिए? शासन को बेहतर बनाने के लिए अनेक प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण भी कर दिया जाता है। यही एकात्मक शासन व्यवस्था का एक मूल रूप है। पॉइंट नंबर 3 जो है, तीसरा, एकात्मक शासन व्यवस्था में इकाई अथवा प्रांत या राज्य केंद्र शासन के अधीन होते हैं, अर्थात इकाई को स्वायत्ता शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती, अर्थात सभी के सभी किसके अधीन होंगे? केंद्रीय शासन के अधीन होंगे। ये सभी एकात्मक शासन व्यवस्था में होता है। अब देखेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था, सबसे पहला क्या कारण है? संघात्मक शासन व्यवस्था कैसी होगी? सबसे पहला पॉइंट है, लिखित होगा। कैसा होगा? लिखित होगा। संविधान की सर्वोच्चता होगी और संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन भी करता है। किसमें? संघात्मक शासन व्यवस्था में। पृथक्करण नहीं होगा। ये सभी संघात्मक शासन व्यवस्था की नियम है, कानून है। सबसे पहला कौन सा? लिखित होगा। दूसरा, सर्वोच्च संविधान होगा। संविधान ही सर्वोच्च होगा, कहने का तात्पर्य है। और संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाएगा, अर्थात शक्तियों को डिवाइड नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 दिया गया है, संघीय शासन की विशेषता। पहला है, संघ एवं राज्य एक दूसरे के समकक्ष हैं और एक दूसरे से स्वायत्त हैं। संघ और राज्य दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं, अर्थात संघ और राज्य दोनों को ही समान अधिकार प्राप्त है। अगला पॉइंट है, इसलिए संघीय शासन में सरकार दो स्तर पर विद्यमान होती है जो एक ही नागरिक के लिए कार्य करती है। सरकार कितने स्तरों पर विद्यमान होगी? दो स्तरों पर विद्यमान होगी, केंद्र और राज्य के आधार पर विद्यमान होगी, जो एक ही नागरिक के लिए कार्य करती है। केवल एक ही नागरिक के लिए कार्य करेगी, अर्थात केंद्र सरकार भी कार्य करेगी और राज्य सरकार भी वहां पर कार्य करेगी। पॉइंट नंबर 3 क्या है? शक्तियों के विकेंद्रीकरण एवं विभाजन से शासन के विभिन्न अंगों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। किससे? शक्तियों के विकेंद्रीकरण और विभाजन से शासन के विभिन्न अंगों में संघर्ष उत्पन्न होता है, जिसके समाधान के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन भी किया जाता है। किसका गठन किया जाएगा? एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? ताकि जो शक्तियों का विभाजन हुआ है उनके बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन हुआ है उनके बीच कोई मतभेद की स्थिति उत्पन्न न हुए, इसीलिए न्यायपालिका का गठन यहाँ पर किया जाता है संघात्मक शासन व्यवस्था में। संघीय शासन का अमेरिकी मॉडल यहाँ पर देखते हैं। क्या है संघीय शासन व्यवस्था का अमेरिकी मॉडल? पहला पॉइंट है, अमेरिकी संघीय शासन राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम है। अमेरिका जो संघीय शासन है राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम है। इस समझौते में यह अधिकार किया गया है कि इकाइयां संघ से अलग नहीं होंगी। इकाइयां किससे अलग नहीं होंगी? संघ से अलग नहीं होंगी, अर्थात केंद्र से अलग नहीं होंगी। और न ही संघ इकाइयों अथवा राज्यों के नाम में, ना तो संघ इकाइयों अथवा राज्यों के नाम, ना ही भूभाग और ना ही उनके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन कर सकता है। कौन नहीं कर सकता? केंद्र सरकार, अर्थात संघ इसमें नहीं कर सकता। जबकि भारत के अंदर कर सकता है, लेकिन अमेरिका के अंदर नहीं कर सकता है। इसलिए अमेरिका संघ में राज्यों की स्थिति अत्यधिक शक्तिशाली है। अमेरिका संघ में राज्य जो है बहुत अधिक शक्तिशाली है।
जिसका उदाहरण निम्नलिखित है। उदाहरण को देख लेंगे। पहला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कहता है, अमेरिका के प्रत्येक 50 राज्यों के अपने पृथक संविधान हैं। अमेरिका के 50 राज्य जितने भी हैं उनके सभी के अपने अपने पृथक संविधान हैं। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक राज्य के अपने झंडे भी हैं। हर एक राज्य जो है सबके अपने अलग झंडे हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, प्रत्येक राज्य के गवर्नर का निर्वाचन राज्य की जनता के द्वारा ही किया जाता है। महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा किया जाता है, राज्य की जनता के द्वारा किया जाता है गवर्नर का चुनाव। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, शक्ति विभाजन के अनुसार संघ एवं राज्यों के अलग अलग न्यायालय हैं। शक्ति का भी विभाजन किया गया है और न्यायालयों का भी। शक्ति विभाजन के अनुसार संघ और राज्य के न्यायालय दोनों के क्या हैं, अलग अलग न्यायालय हैं दोनों के। संघ के भी अलग हैं और राज्य के भी अलग न्यायालय हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता भी अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में किस प्रकार की नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, जो कि एक संघीय शासन व्यवस्था की एक गुण है। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, संघ एवं राज्य की नागरिकता भी अलग अलग होती है। संघ की नागरिकता भी अलग है और राज्य की नागरिकता भी अलग है, जबकि भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत में संघ और राज्य दोनों की नागरिकता सिर्फ एक है। आप भारत के नागरिक हैं, न कि राज्य के नागरिक हैं। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, संघ के अमेरिका के संघीय संविधान में केवल संघ की शक्तियों का उल्लेखन किया गया है। अमेरिका का जो संघीय संविधान उसमें केवल संघ की शक्तियों का उल्लेखन किया गया है, बाकी सभी शक्तियां राज्य के पास है। बाकी सभी शक्तियां किसके पास है, यहाँ पर राज्य के पास है। जबकि यहाँ पर जो शक्तियां हैं, शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य के बीच में, भारत के अंदर की जो स्थिति की बात करें तो। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है, अमेरिका में संघ एवं राज्य की निर्वाचन व्यवस्था भी अलग अलग है। अमेरिका में संघ की और राज्य की निर्वाचन व्यवस्था भी अलग है तथा लेखा परीक्षण की प्रणाली भी अलग है। लेखा परीक्षण की प्रणाली भी यहाँ पर अमेरिका में अलग ही है। अब संघीय शासन व्यवस्था का कनाडा मॉडल भी देख लेंगे। जब हमने अमेरिका मॉडल देख लिया तो कनाडा का मॉडल भी देख लेंगे, संघीय शासन व्यवस्था का कनाडाई मॉडल। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कनाडा संघ का ऐतिहासिक निर्माण और अमेरिका की भांति हुआ है। कनाडा संघ का ऐतिहासिक निर्माण अमेरिका की भांति हुआ है। किसकी भांति हुआ है, अमेरिका की भांति हुआ है। कनाडा में एक ही केंद्रीय शासन के द्वारा अनेक प्रांतों का गठन कर दिया गया है और सभी प्रांतों को संविधान से स्वतंत्र और स्वायत्त शक्तियां प्राप्त हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, कनाडाई संविधान में भी केंद्र एवं राज्य एक दूसरे से समकक्ष एवं स्वायत्त हैं। कनाडा में भी लिखित संविधान है एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। देखिए, कनाडा में भी लिखित और संविधान है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। कनाडाई संविधान निर्माताओं ने यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया है कनाडाई जो संविधान के निर्माता हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण क्या है, कनाडाई यूनियन का निर्माण अमेरिका की भांति समझौते का परिणाम नहीं है। किसका परिणाम नहीं है, समझौता नहीं हुआ है। कनाडाई संघ का जो निर्माण किया गया है अमेरिका की भांति यहाँ पर समझौता नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, कनाडा में यूनियन ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि कनाडा में यूनियन जो है बहुत ही अधिक पावरफुल है, जबकि अमेरिका में यूनियन इतनी पावरफुल नहीं है, इसलिए वहाँ पर निर्माण नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत में संघीय शासन, भारत में संघीय शासन को देख लेंगे। भारत में भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है। पहला है विधायिका का विभाजन, विधायी शक्तियों का विभाजन। विधायी शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, पहला दिया गया है यहाँ पर, संघ एवं राज्यों के बीच 7वीं अनुसूची के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है। कौन सी अनुसूची है, 7वीं अनुसूची। महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए हो जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में किया गया, तो कौन सी अनुसूची में किया गया, 7वीं अनुसूची के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य के बीच, संघ और राज्य के बीच। अब इसमें देख लेंगे शक्तियों का निर्माण किस प्रकार से किया गया है। पहला है संघ और दूसरा क्या है, पॉइंट बी राज्य है। पहला संघ है और दूसरा राज्य है, और तीसरा क्या है, समवर्ती सूची। संघ एवं राज्य दोनों का निर्माण करेंगे, दोनों ही निर्माण करेंगे किसमें,
समवर्ती सूची में। देखिए संघ में क्या है, संघ 97 विषयों पर विधि का निर्माण करेगा। कितने विषयों पर निर्माण करेगा संघ? यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर के आता है कि संघ कितने विषयों पर विधि का निर्माण कर सकता है। तो कितने विषयों पर कर सकता है? 97 विषयों पर संघ जो है विधियों का निर्माण कर सकता है। इनमें से रक्षा मंत्रालय भी आएगा, विदेश मंत्रालय, संचार मंत्रालय, बैंकिंग और रेलवे। इस प्रकार से टोटल 97 विषय है जिन पर संघ विधियों का निर्माण कर सकता है। लेकिन राज्य की बात करें तो राज्य में कितने विषयों पर विधियों का निर्माण कर सकता है? केवल 66। महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए हो जाता है क्योंकि आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि राज्य जो है कितने विषयों पर विधि का निर्माण कर सकता है। तो कितने पर कर सकता है? 66 विषयों पर कर सकता है। इनमें से सर्वप्रथम आता है भूमि, फिर भवन, फिर लोक व्यवस्था, फिर पुलिस आएगी, फिर स्वास्थ्य और फिर बिक्री कर। इन सभी पर कौन कर सकता है? ये तथा इनके साथ में ये टोटल 66 हैं जिन विषयों पर राज्य सरकार विधि का निर्धारण या विधि का निर्माण कर सकती है। आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य किस का विषय है? केंद्रीय सूची का विषय, राज्य सूची का विषय या फिर समवर्ती सूची का विषय? तो स्वास्थ्य किसका है? यहाँ पर राज्य सूची का विषय है। लोक व्यवस्था की बात करें तो ये भी राज्य सूची का विषय है। भूमि तो ये भी राज्य सूची का विषय है और पुलिस भी राज्य सूची का विषय है। बिक्री पर जो कर लगता है वह भी राज्य सूची का विषय है। लेकिन जितने भी विदेशी मामले हैं सभी मामले किसके अंतर्गत आते हैं? ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, अर्थात विदेश मंत्रालय। अगर यदि देश की रक्षा की बात करें तो भी किसका विषय हो जाएगा? फिर ये संघ का विषय हो जाएगा। और यदि संचार की बात करें, जैसे आप मोबाइल में संचार का माध्यम, आपका मोबाइल है, मोबाइल टावरों के जो माध्यम है उन पर जो कर वगैरह लगेंगे तो ये संघ सूची का विषय हो जाएगा। बैंकिंग क्षेत्र जितने भी बैंक है जैसे पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, आरबीआई हो गया, इन सभी पर किसका अधिकार है? इनके लिए नियम और कानून कौन बनाएगा? संघ सरकार बनाएगी। रेलवे हो गया, रेलवे के लिए भी नियम और कानून कौन बनाएगा? संघ सरकार बनाएगी। तो टोटल 97 विषयों पर संघ सरकार और 66 विषयों पर राज्य सरकार नियम और कानून बना सकती है। अब पॉइंट नंबर सी क्या है? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47 विषय हैं। कितने विषय हैं? 47 विषय हैं। समवर्ती सूची क्या होगी? समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य, संघ और राज्य दोनों ही क्या कर सकते हैं? विधि का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे कितने विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों विधि निर्माण कर सकते हैं? 47 विषयों पर दोनों के दोनों ही विधि का निर्माण कर सकते हैं। इनमें से कौन कौन से हैं कुछ देख लेंगे। पहला है नियोजन, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है श्रम, चौथा है जेल या आपराधिक विधि और पांचवा है वन। देखिए वन का यदि आपसे पूछेगा वन किस सूची का विषय, तो वन समवर्ती सूची का विषय है। जल की बात करें तो जेल किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय। आपराधिक विधि समवर्ती सूची का विषय है। और श्रम भी समवर्ती सूची का विषय। शिक्षा जो आप प्राप्त करते हैं समवर्ती सूची का विषय है। और नियोजन के जितने भी कार्य किए जाएंगे ये सभी समवर्ती सूची के विषय। समवर्ती सूची के विषय से तात्पर्य यह है कि केंद्र और राज्य दोनों के दोनों इस पर नियम और कानून बना सकते हैं। तो प्रश्न आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, शिक्षा किस सूची का विषय है? श्रम किस सूची का विषय है? लोक व्यवस्था किस सूची का विषय है? विदेश या संचार किस सूची का विषय है? बैंकिंग किस सूची का विषय है? इस प्रकार से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर महत्वपूर्ण प्रश्न है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सूची क्या होती है। ठीक है, तो 3 प्रकार की सूची है। पहली संघ सूची, राज्य सूची और फिर समवर्ती सूची। तीनों के बारे में आपको बता दिया। राज्य सूची में 66 विषय, समवर्ती में 47 है और आपका जो संघ सूची है उसमें 97 विषय है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? संघ एवं राज्य के बीच संघर्ष की स्थिति में संघीय विधि को प्राथमिकता दी जाएगी। इस लाइन से क्या तात्पर्य है कि संघीय विधि को प्राथमिकता दी जाएगी संघ एवं राज्य के बीच संघर्ष में। आप अगर एक छोटे से उदाहरण के तौर पर हम कहें कि 2 विधियों का निर्माण किया गया है जिनमें से आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार या किसी भी और राज्य की सरकार के बीच, यदि वहाँ पर किसी भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी या टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी तो वहाँ पर राज्य को वरीयता ना देकर केंद्र सरकार को के जो नियम है और कानून है जो उसके द्वारा बनाए गए हैं उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, न कि राज्य सरकार को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। इतना क्लियर हो गया होगा। अब पॉइंट नंबर डी क्या कहता है? अवशिष्ट शक्तियां क्या है? संविधान में जिन शक्तियों का उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है, संविधान में जिन
शक्तियों का उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है, उनको अवशिष्ट शक्ति कहेंगे। इनके कुछ ऐसी भी तो शक्तियां होंगी जिनका उल्लेख संविधान में होगा ही नहीं, तो उनको क्या कहेंगे? अवशिष्ट शक्तियां कहेंगे। जिस पर विधि निर्माण का अधिकार किसका है? संघ सरकार का है। समझ रहे आप? यानी कि जिनका लेख संविधान में नहीं है उन पर यदि नियम और कानून कोई भी बनाएगा तो कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी, अर्थात संघ राज्य सरकार, संघ सरकार उस पर निर्माण करेगी, न कि राज्य सरकार। अब विधायी शक्तियों में संघ सरकार का शक्तिशाली होना, विधायी शक्तियों में संघ सरकार का शक्तिशाली होना। पॉइंट नंबर फर्स्ट को डिस्कशन करेंगे अच्छे से। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कहता है? संविधान में संघ सरकार के द्वारा राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण किया जा सकता है। संविधान में संघ सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। संघ सरकार मतलब केंद्र। राज्य सूची के विषयों पर भी विधि का निर्माण किया जा सकता है, अर्थात राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उन पर भी विधि का निर्माण किया जा सकता है। विधायी शक्तियों में संघ सरकार का शक्तिशाली होना, क्योंकि विधायी शक्तियों में संघ सरकार क्या है? शक्तिशाली है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? यदि राज्यसभा उपस्थित और 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषयों को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया जाए, क्या होना चाहिए? उनको राष्ट्रीय महत्व की घोषित करना चाहिए, राज्य महत्व की नहीं। किस आधार पर कर सकती है? उसमें किस आधार पर उसमें नियम और कानून बना सकती है राज्य सरकार? केंद्र सरकार बना सकती है कि जो विषय है जिस पर वह कानून बना रही है वह पूरे के पूरे किसके लिए होने चाहिए? जो विषय होना चाहिए वह राष्ट्रीय सूची का विषय होना चाहिए, राष्ट्रीय महत्व का विषय होना चाहिए, अर्थात पूरे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो केंद्र सरकार उस पर जो है विधि बना सकती है, अर्थात नियम और कानून बना सकती है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के द्वारा राज्य सूची किसी विषय पर संघ सरकार से विधि निर्माण का अनुरोध किया जाए तो भी कर सकती है। या तो 2 राज्य हों या फिर 2 से अधिक राज्य हों और किसी सूची पर विधि का निर्माण करने के लिए वह केंद्र सरकार या संघ सरकार से गुजारिश करे या अनुरोध करे तो भी विधि का निर्माण किया जा सकता है। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। अगला पॉइंट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी समझौते हैं उनसे संबंधित राज्य सूची के किसी भी विषय पर संघ विधि का निर्माण कर सकती है, अर्थात कोई राज्य किसी भी विदेशी से यदि संपर्क करेगा, व्यापार करेगा या कोई भी संबंध बनाएगा तो इसके लिए विधि का निर्माण कर सकती है। कौन? केंद्र सरकार कर सकती है, संघ सरकार उसके लिए विधि अर्थात कानून का निर्माण कर सकती है। पॉइंट नंबर 3, आपातकाल में विधायी शक्तियों का विभाजन। आपातकाल में विधायी शक्तियों का विभाजन। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कहता है? आपातकाल के दौरान संघ एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन ही समाप्त हो जाता है। यदि आपातकाल की स्थिति होगी तो केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का विभाजन हुआ है वो सारी की सारी शक्तियों का विभाजन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। किस स्थिति में? आपातकाल की स्थिति में ये समाप्त हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है? आपातकाल के प्रावधान यह दर्शाते हैं कि भारतीय संघ सामान्य परिस्थिति में संघात्मक, देखिए ऐसी सामान्य परिस्थिति होंगी जैसे कि फिलहाल चल रही है, सामान्य परिस्थिति में संघात्मक लेकिन आपातकाल में एकात्मक बन जाता है। कौन बन जाता है? भारतीय संघ क्या है? सामान्य परिस्थिति में तो संघात्मक की तरह व्यवहार करेगा और आपातकाल की स्थिति में एकात्मक बन जाएगा। महत्वपूर्ण लाइन है बिल्कुल, समझ गए आप? यानी कि जैसे अभी सामान्य परिस्थिति चली तो इसमें तो संघात्मक की तरह व्यवहार कर रहा है, लेकिन जैसे ही किसी युद्ध के दौरान भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी जाए तो वहां पर किस प्रकार से व्यवहार करेगा? एकात्मकता बन जाएगा, अर्थात एकात्मकता की तरह व्यवहार भारतीय संघ करेगा। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? आपातकाल के इन्हीं प्रावधानों को देखते हुए आलोचक यह कहते हैं कि भारत अर्धसंघात्मक है। भारत क्या है? एक अर्धसंघात्मक है। आलोचक क्या कहते हैं कि भारत जो है एक अर्धसंघात्मक, ना तो संघात्मक है ना एकात्मक है, तो उनके दोनों के मध्य क्या बनेगा? अर्धसंघात्मक बढ़ेगा, क्योंकि आपातकाल की स्थिति होगी तो एकात्मक हो जाएगा और यदि सामान्य परिस्थिति चलेगी तो संघात्मक की तरह व्यवहार करेगा, तो इसलिए आलोचकों ने इसको अर्धसंघात्मक कहा है। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है?
संघ और राज्य के बीच प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन, संघ के बीच में और राज्य दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। पॉइंट नंबर फर्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन संविधान में विधायी शक्तियों के अनुसार किया गया है। किसके अनुसार किया गया है? विधायी शक्तियों के अनुसार किया गया है। अगला पॉइंट क्या है? समवर्ती सूची पर प्रशासन का अधिकार ज्यादातर मामलों में राज्य सरकार के पास है। कौन सी सूची में? समवर्ती सूची में प्रशासन का अधिकार ज्यादातर मामलों में किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि समवर्ती सूची में प्रशासन का अधिकार अधिकतर किसके पास है? केंद्र के पास है, राज्य के पास है? तो राज्य सरकार के पास है। अगला पॉइंट देख लें, प्रशासनिक या कार्यपालिका विषयों में शक्तियां, शक्तिशाली संघ। पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, संविधान में संघ सरकार के द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के निर्देश देने का प्रावधान है। संविधान में संघ सरकार के द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के निर्देश देने का प्रावधान किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि राज्य संघ के समकक्ष, राज्य क्या है? संघ के समकक्ष नहीं बल्कि क्या है? अधीन है। देखिए पॉइंट को समझिए यहाँ पर। उसने क्या कहा? संविधान में संघ सरकार के द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के निर्देश देने का प्रावधान किया गया। किसको निर्देश देंगे? राज्य को देंगे, जिससे यह प्रतीत होता है कि राज्य संघ के समकक्ष नहीं है। राज्य जो है संघ के समकक्ष नहीं है, परंतु समकक्ष ना होकर क्या है? वह संघ के अधीन है। क्लियर हो गया? क्योंकि आदेश तो हम, या आदेश निर्देश तो उसी को देंगे जो हमारे अधीनस्थ होगा। आप कर्मचारी देख लीजिए, चाहे कोई देख लीजिए, आप किसी पद पर हो, अपने से सामने के अधिकारी को आप आदेश निर्देश नहीं दे सकते। क्लियर हो गया होगा इतना? उसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य के संवैधानिक प्रावधान। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य का जो संवैधानिक पद है राज्यपाल, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आपसे प्रश्न अक्सर ये भी पूछा जा सकता है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से हो जाता है। अगला पॉइंट यहां पर देख लेंगे, राज्यपाल के मध्य से संघ सरकार का राज्यों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। किसके मध्य से? राज्यपाल के मध्य से संघ सरकार का राज्यों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। किस पर स्थापित होगा? संघ सरकार का, इनके केंद्र सरकार का स्थापित होगा किस पर? राज्यों पर। और किसके मध्य से? राज्यपाल के मध्य से। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के प्रयोग में राज्यपाल की भूमिका पर पुनः सवाल उठाया गया था। अगला है, राज्य प्रशासन के दो आला अधिकारी मुख्य सचिव, राज्य प्रशासन के दो मुख्य अधिकारी मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक अखिल भारतीय सेवाओं से लिए जाते हैं। किससे लिए जाते हैं? उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं से लिए जाओ। और अखिल भारतीय सेवाओं का कौन करती है? यहाँ पर संघ सरकार करती है। तो इसके दोनों के दोनों महत्वपूर्ण अधिकारी भी किससे लिए जाते हैं? संघ सरकार से लेते हैं। जिन पर वास्तविक नियंत्रण किसका होगा? जब संघ सरकार से ले जाएंगे संघ सरकार का ही होगा, केंद्र सरकार से उनका कोई मतलब होता ही नहीं है। यानी कि किसी ना किसी तौर पर राज्य के ऊपर केंद्र सरकार, राज्य को केंद्र सरकार के अधीन रखा गया है, क्योंकि सभी के सभी महत्वपूर्ण पदों पर कौन रहता है? जो केंद्र सरकार के अधिकारी रहते हैं। अगला पॉइंट है, प्रशासनिक रूप में निर्वाचन आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भी, देखिए निर्वाचन आयोग भी और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भी संघ सरकार का ही नियंत्रण रहता है। तो निर्वाचन आयोग जो है उस पर भी, और नियंत्रण और महालेखा परीक्षक दोनों के दोनों पर ही केंद्र सरकार का ही रह गया। यानी कि हर हाल में कि राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के अधीन यहाँ पर बनाने का प्रयास किया गया है। जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं सभी किसके हैं? यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा, अर्थात संघ के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं, और वो संघ के अधीन ही सभी के सभी पद हैं। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं आप हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।